हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फिजिक्स की फर्स्ट बुक का ये 7th चैप्टर आता है, वैसे तो मतलब यूनिट आती है, तो मतलब कह सकते हैं 6 में भी बहुत, तो भाई बोलते हैं कुमार मित्तल में 6 में आ रहा है या 7 में आ रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना है, यूनिट 4 भी बोलते हैं इसको। तो है क्या, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को हम 5 सफिक्स में 20 से डिनोट करते हैं। आपने वैद्युत फ्लक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता था कि मतलब जैसे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करें, एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, एक समान तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है, स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, है ना। वहां पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती थी, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, तो इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंपल है, फाइव बी इजिकल्स टू बी डॉट ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा या फिर बी डॉट ए, है ना। मात्रक इसका याद रखिएगा, वेबर होता है और इसकी विमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है, इस बात को आपको याद रखना है, और 1 वेबर इजिकल्स टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। आइए इसके बाद समझते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक इसको देखना होगा, ठीक है। तो कैसे समझना है, आइए समझते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या देखना है, एक हमने कुंडली ली, है ना। हमने एक ऐसी कुंडली ली, ऐसी स्पाइरल उसमें, है ना, और इस कुंडली में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। ऐसा किसने किया था? फेराडे ने किया था। तो फेराडे ने क्या किया था, चुंबक को लेके आए थे। एक चुंबक ले लिया हमने, एनएस दंड चुंबक बोलते हैं जिसको। इस चुंबक को लेके आए। अब चुंबक में से आपको पता है नॉर्थ से साउथ की ओर क्या निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे करके, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो होगा क्या कि जब इस चुंबक को लेके हम कुंडली के सापेक्ष गति कराएंगे, है ना, कुंडली के सापेक्ष क्या कराएंगे? गति कराएंगे। ये कुंडली रखी हुई है, अब इस कुंडली के सापेक्ष क्या कराएंगे? हम गति कराएंगे, आगे पीछे गति कराएंगे। तो जब गति कराएंगे तो इस कुंडली के अंदर ये जो कुंडली का होल है ना, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं, ये वाला, ये जो कुंडली का ये वाला पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, इस कुंडली के होल में से ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, इसका मान घटेगा और बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? कैसा कहना चाह रहा हूँ मैं कि कुंडली के सापेक्ष हम क्या कराएंगे? गति कराएंगे इस चुंबक को। तो जब चुंबक को आगे पीछे गति कराएंगे तो चुंबकीय जो बल रेखाओं की संख्या है उसके मान में इस कुंडली के अंदर क्या होगी? मतलब चेंज आएगा, है ना। तो जब चेंज आएगा तो हम कह सकते हैं वृद्धि हो रही है या फिर परिवर्तन हो रहा है। तो जब परिवर्तन होगा वैद्युत फ्लक्स के मान में, तो जैसे ही इस कुंडली के अंदर वैद्युत फ्लक्स के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जैसे ही इस कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो इसके अंदर क्या बहने लग जाएगी? धारा बहने लग जाएगी। और वो धारा कैसे बहेगी? जैसे ही इसके कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तो उसके कारण एक धारा बहने लगेगी, और उसे ही हम प्रेरित धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। और ये जो सारी घटना घटी, इसको हम बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई मेरी बात समझ में? तो जब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। फेराडे के अनुसार जब किसी कुंडली तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति होती है, अभी हमने देखा कुंडली तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ है, हमने देखा बंद परिपथ तो थी, कहीं से ओपन नहीं है वो, तो एक बंद परिपथ है, तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? इसके बाद एक नोट लिख रहा है कि धारामापी में विक्षेप हलचल केवल तब तक होती है जब तक कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। मतलब यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, मतलब धारामापी लगाया था। जैसे ही इसके अंदर जो प्रेरित धारा बहेगी तो इसके अंदर क्या होगा? एक डिफ्लेक्शन आएगा, है ना, हलचल होगी इसके अंदर, ये सुई हिलेगी। जब ये सुई हिलेगी तो इसने बोला कि सुई तब तक हिलती रहेगी जब तक चुंबक को गति कराते रहेंगे। जैसे चुंबक को स्टॉप कर दिया तो ये जो गैल्वेनोमीटर होगा इसके अंदर वो नहीं आएगा, डिटेक्शन नहीं आएगा, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह या प्रेरित धारा तभी बहेगी जब ये क्या होगा? ये गति करती रहेगी, है ना, चुंबक क्या करती रहेगी? गति। देखा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद समझते हैं हम फेराडे के नियम। देखो ये डायग्राम है, वही चीज़ है कि ये नॉर्थ आगे की तरफ बढ़ाया है, पीछे की तरफ बढ़ाया है ना, इन डायग्रामों को देख लीजिएगा। इसके बाद है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में फेराडे के नियम। तो देखो इसमें जो फेराडे के नियम है, आपको जो पहला वाला लिखना है वो ये वाला लिखना है। क्या? कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर, यानी कि डी फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की ऋणात्मक दर, मतलब माइनस के बराबर होता है।
यदि अल्प समय डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, पहला हो गया ये। अब दूसरा हम बोलते हैं लेंज का नियम। दूसरे को क्या बोलोगे आप, लेंज का नियम। देखो पहले वाले को पूरा कर लेते हैं। पहले वाले में क्या है, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। यहाँ ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अब वो कैसे करेगा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध, उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेंज का नियम आता है। तो लेंज के नियम में क्या होगा, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आई मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ, ये विरोध कैसा, कि हमने देखा जब कुंडली लेके आ रहे हैं, जब कुंडली के सापेक्ष हम चुंबक को लेके आ रहे हैं, ये कुंडली मान ली हमने, ये सर्कल वाला पार्ट, और चुंबक को हम गति करा रहे हैं। तो जैसे ही हम चुंबक की तरफ गति करा रहे हैं, चुंबक को गति करा रहे हैं कुंडली की तरफ, तो कुंडली उसको मना करती है, यानी कि कुंडली नॉर्थ की तरह बिहेव करती है। तो नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, मतलब विरोध कर रही है। और जैसे ही कुंडली दूर जाने लगती है तो ये साउथ की तरह बिहेव लगती है। मतलब पहले तो ये कह रही थी कि मेरे पास अगर आ रही है तो मत आ, है ना, इसको दूर भगा दी, लेकिन अब जा रही है तो भी मत जा, ठीक है। तो पहले नॉर्थ की तरह बिहेव करती है और फिर साउथ की तरह, मतलब पहले प्रतिकर्षित करती है फिर आकर्षित करती है, तो ये विरोध कर रही है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये एक नंबर में पक्का आने वाला है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। लेंज नियम की व्याख्या जो है ये भी वही है कि चुंबक व कुंडली वाले प्रयोग में जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, मतलब नॉर्थ को कुंडली के पास लाते हैं, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, मतलब कि कुंडली के चुंबक के सामने वाला जो तल होता है, सिरा होता है, वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। अभी मैंने बताया नॉर्थ लाएंगे तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और साउथ, नॉर्थ को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, है ना। यही सब लिख रहा है इसमें, ठीक है। बहुत ही ईजी है, मेन चीज समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इसके बाद स्वप्रण समझते हैं। स्वप्रण क्या होता है, तो स्वप्रण देखो, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में क्या करा हमने, वैद्युत धारा प्रवाहित की, ये हमने एक कुंडली ली, है ना, और इस कुंडली के अंदर हमने वैद्युत धारा प्रवाहित करी। लेकिन जब हमने इसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित करी है तो ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर हमने धारा नियंत्रक लगाया। ये क्या है, धारा नियंत्रक है। तो जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है धारा के मान में परिवर्तन करने पर। जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करेंगे किसकी सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अतः जब कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ध्यान से समझो कि जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करा और करंट के मान में हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उसके कारण एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अतः जब कुंडली की धारा में प्रवाहित परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त क्या हो जाती है, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब स्वप्रेरण, इसमें चुंबक की नीड नहीं पड़ी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सारा काम धारा नियंत्रक ने कर दिया, और धारा के अगेंस्ट एक धारा उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक धारा के अगेंस्ट जो उसका विरोध कर रही होगी, ठीक है। तो लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा का में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ाई जाती है, उसका मान ऊपर की तरफ बढ़ाया जाएगा, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है तथा इस प्रकार मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। उसका उल्टा भी हो जाएगा, जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा उसके विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। इसके बाद आता है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। माना किसी कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, कितने n फेरे हैं, तब कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या हो गई, वो n फाई भी होती है ना। इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिका, यानी कि वो गुच्छा बन गया n फाई भी। यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो हमारा फ्लक्स ग्रंथिका है n फाई बी, है ना, जितने फेरे हैं और जितने में से फ्लक्स जा रहा है वो n फाई बी का मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनल होगा I के। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, इक्वल टू में L आ जाएगा। L इज इक्वल्स टू हो जाएगा I डिवाइड में गया n फाई बी अपॉन में I, जहाँ L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इफ I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर और L इज इक्वल्स टू n फाई बी। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। क्या बोला, किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है
अभी हमने देखा स्वप्रेरकत्व एल है ना। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, क्योंकि आई इजिकल्स टू क्या हो गया 1 एम्पियर, तो एकांक धारा प्रवाहित हो। यदि कुंडली में धारा को परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत भाग बल ई हो, तो क्या हो जाएगा, ई इजिकल्स टू एन डी फाइव अपॉन डी टी हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ रखा है। अब इसको डेल्टा को हमने बाहर ले दिया, एन को पीछे की तरफ कर दिया, तो ये एन फाइव भी हो गया। और अभी हमने देखा एन फाइव भी क्या था, एन फाइव भी था हमारा एल आई, क्या था एल आई। तो हम कह सकते हैं ये डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, एल बाहर आ जाएगा तो माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एल इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये सब उधर चला जाएगा, तो माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो इफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है ना, इफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इजिकल्स टू क्या हो जाए 1 हो जाए, एक मिनट, इफ डेल्टा आई इजिकल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इजिकल्स टू 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, तो एल इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ई के, भाई माइनस भी आएगा, लेकिन कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के, हमने क्या लिया संख्यात्मक, हमें ऋणात्मक से मतलब नहीं है, कुंडली का स्वप्रेरक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर होता है। धारा परिवर्तन की दर कितनी कर दी, एकांक कर दी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन हमेशा आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, 1 नंबर में 2 नंबर में किसमें भी। स्वप्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी, है ना। एक हेनरी की परिभाषा भी कर लो, यदि कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा के परिवर्तन होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, 1 हेनरी होता है। 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, बहुत ईजी है। स्वप्रेरण गुणांक के मूल मात्रक कर लो भाई, ये मूल मात्रक है और ये मूल विमाएं अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद आता है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है भाई, इस वीडियो में पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, ढंग से समझ लीजिएगा। माना एक लंबी प्रणालिका की लंबाई स्मॉल एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है ना। हमने एक लंबी प्रणालिका मान ली, हमने क्या ले ली, एक लंबी प्रणालिका ले ली, ऐसी लंबी प्रणालिका ले ली, और प्रणालिका में हमने क्या कर दिया, हमने ये तारों की फेरे मार दिए। ठीक है, तो माना एक लंबी प्रणालिका की लंबाई स्मॉल एल है तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए, इसमें फेरों की संख्या एन है, तब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन इजिकल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल मान ली हमने। ठीक है, इसके बाद में माना प्रणालिका में वैद्युत धारा आई है तथा प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अब हम जानते हैं प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी इजिकल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो B इजिकल्स टू म्यू नॉट एन आई की जगह पे, स्मॉल एन की जगह पे क्या आ गया, एन अपॉन एल आ गया। अभी पीछे देखा हमने, तो फाइव इजिकल्स टू क्या होता है, B इंटू ए होता है। तो हम कह सकते हैं B की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो फाइव इजिकल्स टू B इंटू ए, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दोनों तरफ एन का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एन फाइव भी, और ये एन म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल हो जाएगा। अब एन फाइव भी क्या था, एल आई था, एन फाइव भी क्या था, एल आई था, तो एल आई इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू में आई ए अपॉन में एल हो जाएगा। हम कह सकते हैं आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से समझ लिया इसको, है ना। इसके बाद समझते हैं हम अन्योन्यप्रेरण को, ध्यान से समझ लो। अन्योन्यप्रेरण, यदि दो कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रखकर, है ना, दो कुंडलियां हैं उनको एक दूसरे के समीप रखकर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करें। देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हमने दो कुंडलियां ली, एक तो हमारे पास ये वाली कुंडली है, हमने एक ये वाली कुंडली ली, और इसमें हमने क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक लगा दिया, हमने बैटरी लगा दी, उसके बाद में हमने धारा नियंत्रक लगा दिया इसमें, है ना, जो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके पास एक और कुंडली रख दी हमने, तो आपने अभी 100 प्रेरण की, और इसके अंदर क्या करा हमने, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया सिर्फ। तो आपने देखा कि अभी 100 प्रेरण वाली कंडीशन में ये चीज़ हो रही थी, 100 प्रेरण वाली कंडीशन में क्या हो रहा था कि इसके अंदर खुद के ही अंदर क्या हो रहा था, 100 प्रेरण की घटना हो रही थी, और इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन हो रहा था, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसके अंदर प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा था। जब इसके पास में हमने एक कुंडली रखी, तो क्या होगा, इसके पास में से जब कुंडली रखेंगे तो फ्लक्स का मान जो होगा इसमें से होकर भी गुजरेगा, वैद्युत बल चुंबकीय बल रेखा इसमें से होकर भी गुजरेंगी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, मान चेंज होगा फ्लक्स का, और जब मान चेंज होगा तो इसके अंदर भी प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, और उस प्रेरित विद्युत भाग बल के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। वो प्रेरित धारा किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, इस आई करंट की वजह से, इस I1 करंट की वजह से, है ना, I1 मान लो इसको, है ना। तो ये क्या है, I1 की वजह से उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर ये अन्य के कारण उत्पन्न होती है, मतलब अन्योन्य प्रेरण हो गया। ठीक है, तो देखो यदि दो कुंडलियों को एक दूसरे के समीप रखकर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करें या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें, तो इसके समीप रखी दूसरी कुंडली में भी क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्वतः ही धारा बहने लगती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। इसके बाद में है बेटा कि कारण, अब कारण क्या है इसमें, कि पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से इसके समीप रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है, और जिससे प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्लियर है, बहुत ही इजी बात है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, है ना, फटाफट से समझते हैं।
माना कि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है। मतलब पहली वाली कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो हमने कुंडली देखी है ना ये वाली, तो पहली वाली जो कुंडली है उसमें कितनी I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरी वाली कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो ∅2 मान लिया हमने, है ना। तो ∅2 है। यदि द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या N2 है, मतलब दूसरी वाले में N2 मतलब 2 यूज करेंगे, पहले वाले में 1 यूज करेंगे, तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होगी, N2 ∅2 होगी दूसरी वाले में। यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि ये जो संख्या है ये किस पे, आई पे डिपेंड कर रही है, लेकिन पहली वाली I1 पे। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं M, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है अननोन पीरियड। तो यहाँ पर हो जाएगा N2 ∅2 इजिकल्स टू M I1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब M इजिकल्स टू निकालें तो क्या हो जाएगा, M इजिकल्स टू N2 ∅2 अपॉन में I1 हो जाएगा, जहां M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब इफ I1 इजिकल्स टू 1 एम्पियर कर दूं, I1 क्या कर दूं 1 एम्पियर, तो M इजिकल्स टू क्या हो जाएगा N2 ∅2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, वही है ना, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा बह रही हो, प्रवाहित हो रही हो। क्लियर है मेरी बात। तो हम कह सकते हैं कि फैराडे के नियम से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, E2 इजिकल्स टू माइनस N2 डेल्टा ∅2 अपॉन डेल्टा टी, है ना। और N2 ∅2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, MI1 हो जाएगा, ये तो हमने देख लिया। तो E2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, N2 ∅2 की जगह पे क्या आ जाएगा MI1, M बाहर आ गया, तो M इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी मतलब धारा परिवर्तन की दर 1 कर दी, तो M इजिकल्स टू E2 हो जाएगा, मतलब संख्यात्मक मान के पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अन्योन्य प्रेरकत्व। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो का हम, भंवर धाराएं। किसको देखेंगे, भंवर धाराएं। तो ध्यान से समझ लो भंवर धारा को। फोको ने सन 1895 ईस्वी में यह देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर हमने धातु का टुकड़ा रख दिया, तो वो इस प्रकार गति करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, मतलब वो ऐसे करके रोटेट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती है, प्रेरित धाराएं। और धाराएं धातु के टुकड़े की गति अथवा फ्लक्स परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान हो जाती हैं। अतः इन धाराओं को क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। देखा कितना ईजी है सब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे ज़्यादा फ्रेंड का शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में और डेरिवेशन के साथ में। गुड बाय गाइज।